अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने आपके दरमियान माक़बल वाले असबाक में सर सैयद अहमद खान और उनका लिखा हुआ एक खुतबा था, उनका दिया हुआ एक खुतबा था जिसका नाम दिया गया था हिंदू मुसलमान एक कौम है। उसका सवाल और जवाब, ऑब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव सवाल और उसका जवाब हमने आपके दरमियान पेश कर दिया। उसके बाद अगला सबक मैं आप लोग के दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूँ ख़त को। यानी आज इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं कि ख़त क्या चीज़ है, ख़त की शुरुआत कैसे हुई, ख़त के आने से क्या फ़ायदे हुए हैं, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर उन बच्चों तक शेयर कर दें जो पढ़ना चाहते हैं। चूँकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th और क्लास 12th की क्लासें चलाई जा रही है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर में देखिए लिखा हुआ है ख़त, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं ख़त खैरियत की तरसील और तबादला ख़यालात का बुनियादी ज़रिया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बारीकी के साथ समझाऊंगा। वो बच्चा जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी अगर अच्छी तरह से सुने, लेक्चर को अच्छी तरह से सुने, समझने की कोशिश करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी बातें उसको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि खैरियत की तरसील, तरसील का मतलब होता है बाबू पहुँचाना। क्या होता है? पहुँचाना। खैरियत की तरसील यानी क्या होता है? खैरियत पहुँचाना और तबादला ख़यालात का बुनियादी ज़रिया है। तबादला ख़यालात का मतलब होता है ख्याल की जमा है ख़यालात, और तबादला का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। यानी ख़यालात का बदलना, ये क्या होता है? ये बुनियादी ज़रिया है। ख़त के बारे में क्या कहा है कि ख़त खैरियत की तरसील और तबादला ख़यालात का बुनियादी ज़रिया है। ये उसे लिखा जाता है जो हाजिर नहीं होता, ठीक है ना। चूँकि आप जानते हैं कि खतूत वगैरह या ख़त वगैरह उस बंदे को लिखा जाता है जो हमारे दरमियान या हमारे सामने वो मौजूद नहीं होता, उसी को वो ख़त लिखा जाता है, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे कहा ये उसे लिखा जाता है जो हाजिर नहीं होता, जो प्रेजेंट मौजूद नहीं होता, उसी बंदे को क्या लिखा जाता है? ख़त लिखा जाता है। इंसान अपनी किसी ज़रूरत से, चाहे वह ज़ाती हो या कौमी, ख़त लिखता है। यह बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि इंसान ने जब से लिखने और पढ़ने का सिलसिला कायम किया, उसी ज़माने से दुनिया में ख़त आने जाने का रिवाज कायम हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बातें कही है कि ये बात यकीनी के साथ कही जा सकती है कि इंसान ने जब से लिखने और पढ़ने का सिलसिला कायम किया, उसी ज़माने से दुनिया में ख़त आने जाने का रिवाज भी कायम हुआ होगा। जाहिर सी बात है, आप ख़त के अंदर देखते हैं, आप बोल दिए और ऑटोमेटिक किसी पेज के ऊपर लिखा नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पे हाथ चलाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और लिखने के लिए भी जो चीज़ हमें लिख रहे हैं उसकी जानकारी भी हमारे लिए होना बिल्कुल ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो साहिब किताब ने ये लिखा यहाँ पे कि ये बात में कोई शक नहीं है कि खतूत का सिलसिला उसी वक्त शुरू हुआ होगा जबकि पढ़ने लिखने का सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक है ना। चूँकि जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर ख़त लिखना उसके लिए ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफा हुआ, तरक्की, खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ के सबब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। शायद इन्हीं दोनों कबीले के अहवाल जानने और बताने के लिए ख़त का पहल इस्तेमाल किया गया। क्या कहते हैं कि जिस तरह से इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया और इसके अंदर इंसानों की तरक्की जो होती चली गई, तो उसके बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह खुशहाली को ढूंढने के लिए, जाहिर सी बात है कि किसी एक बस्ती में अगर 5,000, 10,000, 20,000 लोग हों और वहाँ की जगह तंग पड़ जाए, तो जाहिर सी बात है वो उस जगह को छोड़कर उस जगह को तलाश करेंगे जहाँ पे उन्हें रहने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो उसी बात को यहाँ पे समझाया है कि लोग क्या करते थे, खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ के सबब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जाहिर सी बात है जब तरक्की होती चली गई और आबादी में इजाफा होता चला गया तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो अब क्या हुआ कि जो इनके रिश्तेदार थे और जो इनके जान पहचान वाले लोग थे, उसी वक्त क्या हुआ, उनके अहवाल जानने के लिए ये दोनों कौमें, ये दोनों कबीले एक दूसरे के अहवाल जानने के लिए ख़त लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है ना।
उसी को यहाँ पर कहा कि शायद इन्हीं दोनों कबीले के अहवाल जानने और बताने के लिए ख़त का पहल इस्तेमाल किया गया, यानी दोनों अहवाल, दोनों कौमों की बातें जानने के लिए, यानी कहते हैं ना हाल चाल पूछने के लिए। आज का ज़माना तो इतना बदल गया है कि बस एक बार बटन टिपिए और बात होनी शुरू हो गई, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो उस ज़माने में ख़त का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहद जदीद में देखो, अहद जदीद का मतलब होता है नया ज़माना, जदीद का मतलब होता है नया, अहद का मतलब होता है ज़माना। ठीक है ना। अहद जदीद में बिलखुसूस मगरिबी तालीम के फ़रोग़ के मतलब होता है तरक्की। क्या होता है? तरक्की। फ़रोग़ के ज़माने में मकतूब नवीसी का बाज़ाब्ता सिलसिला इस वजह से कायम हुआ क्योंकि उन खतूत के लाने और ले जाने को इदारा जाती इस्तेहकाम मिला। हिंदुस्तान में भी 16वीं सदी के आगाज़ में शेर शाह सूरी ने मुहक्कमे डाक जैसी इब्तिदाई तंजीम को कामयाबी के साथ कायम किया था। मतलब क्या कहते हैं कि ज़माने इस हिंदुस्तान के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर 16वीं सदी के शुरू में, 16वीं सदी की जब इब्तिदा हुई थी तो उस वक्त इस 16वीं सदी में शेर शाह सूरी इनका ज़माना था। उस वक्त 16वीं सदी के बादशाह यही थे। इन्हीं के ज़माने में क्या हुआ, डाक जैसी चीज़ों को समाज के अंदर लाया गया। उसी को कहा कि डाक जैसी इब्तिदाई तंजीम को कामयाबी के साथ कायम किया गया। मतलब ये कि डाक द्वारा को क्या किया गया, कायम किया गया। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि मुग़ल हुकूमत के ज़माने में फ़ारसी में मकतूब नवीसी का रिवाज था। मुग़ल के ज़माने में क्या होता था कि फ़ारसी के अंदर मकतूब नवीसी, मकतूब ये ख़त की जमा क्या कहते हैं, ये ख़त का मफ़ूल है मकतूब। ठीक है ना। ख़त मज़दर होता है और मकतूब जो होता है वो क्या है, ये मफ़ूल है, यानी क्या होता है, लिखा हुआ। ठीक है ना। मकतूब का माना क्या होता है, आप पढ़िएगा, अरबी वगैरह पढ़िएगा तो ये अरबी का लफ्ज़ है। कतब यक्तुबु कतबन फहुव कातिब का माना आता है लिखने वाला, उसी से मकतूब लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि मुग़ल हुकूमत के ज़माने में फ़ारसी में मकतूब नवीसी का रिवाज था। उलमाए किराम, बादशाह, उमरा और रुअसा या उदबा, शुअरा के जो खतूत आज महफूज हैं वो सब के सब फ़ारसी में हैं। यहाँ तक कि उर्दू के शुअरा भी बशमूल मकतूब नवीसी तमाम नसरी काम फ़ारसी में ही करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपके दरमियान पेश किया कि जितने भी बड़े बड़े लोग पहले ज़माने में मौजूद थे जो गुजर गए इस धरती से, तो उनका जो भी खत मिलता है, जो अमीर थे, जो रईस थे और या जो कि बादशाह थे या कि जो शायर हजरात जो पहले ज़माने में जो थे, आज नहीं बल्कि आज से मान लीजिए 20 साल 25 साल 30 साल पहले की बात कही जा रही है, उस ज़माने में जितने भी खतूत जो मिलता है वो सब के सब किस ज़बान में है, किस लैंग्वेज में है, फ़ारसी के अंदर लिखा गया, फ़ारसी के अंदर है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए उर्दू में अहम शुअरा उदबा की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत की तारीख़ मुरतब करें तो ये मालूम होता है कि 1846 ईस्वी के बाद ही गालिब ने उर्दू में अपने अहबाब को खतूत लिखना शुरू किया था। यानी क्या कहते हैं कि उर्दू के अंदर बहुत क्या कहते हैं, अहम शुअरा उदबा की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत की तारीख़ मुरतब करें तो ये मालूम होता है कि 1846 ईस्वी के बाद ही, क्या बताया यहाँ पर, 1846 ईस्वी के बाद ही गालिब ने उर्दू में अपने अहबाब को खतूत लिखना शुरू किया था। यानी कह लीजिए कि 1846 से पहले, क्या कहते हैं, 1846 से पहले जो भी खतूत लिखे जाते थे वो ज़्यादातर किसके अंदर लिखे जाते थे, वो फ़ारसी के अंदर ही लिखा जाता था। लेकिन जब मुताला किया जाता है और बड़े बड़े शायरों और अदीबों का खतूत जो देखा जाता है तो उसमें देखने को मिलता है कि 1846 के बाद ही गालिब ने क्या किया था, उर्दू में खतूत को लिखना शुरू किया था। ठीक है ना बाबू, आगे बढ़िए। उसी ज़माने में ग़ुलाम गौस बेखबर भी उर्दू मकतूब नवीसी की तरफ आए। ये एक शख्स का नाम है। उसी ज़माने में ये भी उन्हीं के ज़माने में, किनके ज़माने में, गालिब के ज़माने के ये भी थे गौस बेखबर, क्या, ग़ुलाम गौस। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि उर्दू के अंदर मकतूब नवीसी की तरफ ये भी आए और उर्दू के अंदर इन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं, क्या गया यहाँ, चलिए, गालिब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दो दहाइयों में तकरीबन 900 खतूत अपने अजीज़ों, दोस्तों और शागिर्दों के नाम रवाना किए। यानी
غالب کے بارے میں کہتے ہیں، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ غالب جو تھا شاعر، بہت بڑا شاعر گزرا ہے. آپ ان کی شاعری پڑھیے گا نا تو واقعی میں دنگ رہ جائیے گا، یہ بندہ ایسی ایسی شاعری کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ایسا شاعری لکھا، شعر لکھا. غالب نے اپنی زندگی کی آخری 2 دہائیوں میں تقریباً 900 خطوط اپنے عزیز دوستوں کو اور شاگردوں کے نام روانہ کیے تھے. کتنے؟ 900 خطوط انہوں نے لکھا تھا. ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہو گئے. غالب کے بعد سر سید حالی شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال مہدی افادی، عبد الماجد دریابادی، پریم چند فیض، احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے. یہ مکتوب اطلاعات کا بڑا خزینہ ہے اور ان سے زندگی کے سینکڑوں پوشیدہ پہلو آئینہ ہو جاتے ہیں. مطلب کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے لوگوں کا نام جو ذکر کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ کیا کیے، خطوط جو ہے وہ کتابی شکل میں ان سارے لوگوں کا جو خط جو لکھا ہوا تھا اس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے، جب ان کے خطوط کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا، کتاب کے صورت میں جب لائی گئی عوام کے درمیان، تو ان کے خطوطوں کے اندر ایسی ایسی باتیں دیکھنے کو ملی جو ہزاروں نہیں سینکڑوں پوشیدہ باتیں، جس کی وجہ سے معلوم ہونے لگا ہزاروں پوشیدہ باتیں سامنے آ گئی. اسی کو کہتے ہیں سینکڑوں پوشیدہ پہلو آئینہ ہو جاتے ہیں. آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دیکھتے ہیں جب آئینہ سامنے رکھیے گا تو خود بخود اس کے اندر دکھ جائے گا. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے خطوط کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا تو بہت بڑا خزینہ، یعنی بہت بڑی بڑی باتیں جو اس کے اندر لکھی گئی تھی وہ لوگوں کے درمیان ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھتے ہیں خط ذاتی نوعیت کی چیز ہے. مکتوب نگار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسے لکھ رہا ہے وہی اسے دیکھے گا. یعنی کیا کہتا ہے، خط ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے، مطلب یہ شخصیت کی ہوتی ہے، کسی شخص کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. خط لکھنے والا یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں نے جس کے نام خط لکھا ہے یہ اسی کو ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی کو کہتے ہیں خط ذاتی نوعیت کی چیز ہے. مکتوب نگار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسے لکھ رہا ہے وہی اسے دیکھے گا. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر مکتوب نگار اپنے دل کی وہ باتیں بھی لکھ جاتے ہیں جنہیں دوسرے مواقع پر اسے پیش کرنے میں دشواری ہو سکتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ہم ابھی کے زمانے میں دوستوں سے موبائل وغیرہ سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسے ہم بول لیتے ہیں جو سماج میں رہتے ہوئے ہم ان باتوں کو اپنے دوست سے ہم نہیں بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ خط لکھنے والا جو بھی کسی کا نام خط لکھتا ہے وہ تو یہ باتیں جانتا ہے کہ یہ خط صرف اسی کے پاس جائے گا، میں نے جس کے نام سے لکھا ہے، تو اس کے اندر وہ باتیں بھی لکھ دیتا ہے جنہیں دوسرے مواقع پر اسے پیش کرنے میں دشواری ہو سکتی تھی. اور یہ بات سمجھ میں آپ کو؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. جذبات کی جس رو میں مکتوب نویس نے خط لکھا اور اسے روانہ کر دیا، وہ خط جھوٹا ہوا تیر ہوتا ہے. مکتوب نگار نے جس زمانے یا جس مقام سے خط لکھتا ہے وہ اپنے حالات بیان کرتے ہوئے بے ارادہ اپنے زمانے اور دوسرے کے احوال بھی متوازی طور پر رقم کرتا چلتا ہے. مطلب کیا کہتے ہیں بابو، یہاں کے مکتوب نگار کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی خط لکھتا ہے وہ اس خط کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جس زمانے میں رہتا ہے یا جس سماج میں رہتا ہے اس سماج کے اندر کے ہونے والی حالات کو اور اس سماج کی بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر کیا کر دیتا ہے، رقم کر چلتا ہے. مطلب یعنی کہ اس کے اندر لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کو یہاں پہ سمجھایا. اسی لیے کبھی بھی اہم شخصیت کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے خطوط نہایت ضروری اور سنجیدہ ذریعہ ثابت ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کسی کو اگر سمجھنا ہے، کسی کی بھی زندگی کے بارے میں سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو وہ اگر آپ کے نام خط لکھ رہا ہے تو اس خطوط کو نہایت اچھی طریقے سے اور سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس شخصیت کا ذات جو ہے ہمیں پتہ چل جائے گی کہ یہ انسان جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کو یہاں پہ کہا. اسی لیے کسی بھی اہم شخصیت کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے خطوط نہایت ضروری اور سنجیدہ ذریعہ ثابت ہوتے ہیں. غالب کے خطوط اردو کی ادبی تاریخ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جہاں سچائی اور برملا اظہار بیان نے اپنی معراج حاصل کر لی. مطلب کہتے ہیں کہ غالب جو تھے یہ بہت بڑے شاعر تھے. ان کے جو بھی خطوط جو لوگوں کے درمیان شائع ہوا ادبی تاریخ کے اندر ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہوا. سرمایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا سمجھ لیجئے ایک ایسی قیمتی چیز ہے جہاں پہ
क्या कहते हैं, सच्चाई और बरमला इजहार बयान ने अपनी मेराज हासिल कर ली। मतलब ये हुआ कि गालिब के जो भी खतूत थे ना, अदबी तारीख के अंदर अपनी अपना एक मकाम बना लिया, और सारे लोगों के खतों से इन्होंने इनका जो खत था वो अपना मकाम बना लिया और सबों से ये ऊंचाई पे चला गया। ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे कहते हैं गालिब के खतूत उर्दू की अदबी तारीख का सबसे कीमती सरमाया है, जहाँ सच्चाई और बरमला इजहार बयान ने अपनी मेराज हासिल कर ली। गोया कि कीमती सरमाया था, ये बहुत कीमती चीज़ साबित हुई गालिब का खतूत, और बाकी लोगों के खतूत से इनका खत जो हुआ अपनी कामयाबी को हासिल कर लिया। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान क्लास 11 के अंदर जो खत को जो जिक्र किया गया है, ये रहा आपके दरमियान ये सबक जो आपके दरमियान पढ़ाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। चलिए फिर इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में असदुल्ला खान गालिब और उनका लिखा हुआ, यानी ये बनाम मीर मेहदी मजरूह और बनाम हरगो पाल तफ्ताह, ठीक है ना, इन लोगों के नाम ये जो खत लिखे थे, इसको अगले वाले असबाक में हम पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।